तो सभी स्टूडेंट लोग का आज स्वागत है क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास में। सब लोग जो लोग लाइव हैं एक बार कुछ हाय हेलो कर देंगे ताकि हमको पता चले कि आप लाइव जुड़ गए हैं। और लाइव जुड़ने के लिए कुछ खास नहीं करना है, और कुछ भी लिखना हो आपको सामने बगल में आपको चैट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, आप उसमें टाइप करके हमको भेज सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे सामने मेरा डिस्प्ले होगा। ठीक है। आज थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट वाइट आ रहा है, अगले क्लास से सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। सामने बच्चा लोग बैठा हुआ है और आप लोग भी सामने बैठे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने सब लोग हैं। देखो, हम लोग क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है ना कि क्रैश कोर्स में जो हम लोग को डिस्कस करना है उसमें पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड एग्जाम को लेकर डिस्कस करना है। ये जो क्रैश कोर्स है कॉमन होगा जैक बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ही सिर्फ इसमें स्पेशली फोकस करेंगे हम लोग। मेंस एडवांस या नीट वगैरह का फोकस इसमें नहीं होगा, क्योंकि कम समय में बहुत पढ़ना है, तो हमको बोर्ड के लिए पॉइंट टू पॉइंट चलना होगा। जैक वालों को अलग से जैसा क्वेश्चन आता है उसके लिए किसी दिन क्लास दे देंगे, सीबीएसई वालों को अलग से जैसा क्वेश्चन आता है वैसा किसी दिन क्लास दे देंगे। तो हम लोग को टोटल 10 चैप्टर 60 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है। 60 डेज हम मान के चले हैं, लेकिन 60 डेज हम कोर्स लेकर जाते नहीं है, हम 45 डेज 50 डेज जाते जाते कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा इसको उतार दे, अच्छा लगेगा। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पहले डिस्कस करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम लोग के पास 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। कौन कौन सा? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में। ये तीनों चैप्टर मिलाकर एग्जाम में हमारा 23 मार्क्स का आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी जैक बोर्ड में भी। जो मार्किंग पैटर्न है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है, तरीका पूछने का अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला चैप्टर अपना हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है ना? जो बच्चा लोग लाइव ज्वाइन किए हो, कितना बच्चा ज्वाइन किया एक बार हम देख ले जरा। अरे चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा ज्वाइन किया है लाइव। तो एक बार जरा सा आप मतलब जो भी विजिबिलिटी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जैसा जो समस्या आए वो सब आप हमको एक बार बता दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, ताकि अगले क्लास से जब लाइव हम लोग ज्वाइन करें, लाइव जुड़ें, तो उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। बस एक थोड़ा सा समस्या यहाँ जो लाइटिंग का है, ये आने वाला टाइम में सोल्व हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि उस लाइटिंग के कारण लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा। लिखा हुआ तो प्रॉपर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, देखो तो बाबू हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले सॉल्यूशन। देखो, जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये तुम्हारे एग्जाम में 8 मार्क्स का ऑलमोस्ट आता है, और इससे रिलेटेड तुमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड तुमसे थ्योरी भी पूछा जाता है, दोनों आता है। ये न्यूमेरिकल और थ्योरी का एक कॉम्बो चैप्टर है। ठीक है, एक बात तुम लोग को बता दे जो बैठे हो, कि जैसे लाइव हम ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि लाइव ले रहे हैं तो ये सोचना है कि सर तो लाइव है तो कुछ पूछना हो तो मतलब पूछने में ऐसा कोई समस्या नहीं है। आपको वही मान के चलना है कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग को भी बाबू ऐसा नहीं समझना है कि हम ऑनलाइन है तो सर से कैसे पूछें, मान के चलना ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सामने है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो ये डिस्कस करना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। हालांकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो जरूरी होता है, चाहे आप रेगुलर बैच पढ़ रहे हो या फिर आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो। चैप्टर का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप चैप्टर को नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, रेगुलर में नहीं पढ़ पाइएगा, तो जल्दी में तो बहुत दूर का बात हो गया। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा, वो पहला चैप्टर हमारा होगा सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो, सॉल्यूशन जो होता है बाबू, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को आसानी से अलग ना कर सकें। देखो, मिक्सचर जो होता है ना, ये 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें हम लोग कंपोनेंट को एक बार मिला दें तो फिर उसको आसानी से अलग ना कर पाए, उसको होमोजेनियस कहा जाता है।
और अगर हम कंपोनेंट को आसानी से अलग कर देते हैं तो उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में इसको दो पार्ट में बांट के रखा गया है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इसके कंपोनेंट्स को दो पार्ट में बांट के रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को दो पार्ट में बांट के रखा गया है। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हम लोग वैसे कंपोनेंट को बोलते हैं जो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है। सॉल्यूट हम लोग उसको बोलते हैं जो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है, विच लॉसेस आइडेंटिटी, वो सॉल्यूट कहलाता है। और सॉल्वेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है, विच रिटेन्स आइडेंटिटी। जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो टर्म है होमोजीनियस मिक्सचर में, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है, और यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है ना तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में रफली समझा जाए, जैसे आइडेंटिटी लॉस करना, आइडेंटिटी बनाए रखना, तो देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए ना तो जो घुल गया वो सॉल्यूट है और जो अपने आप में घुला लिया वो क्या है? सॉल्वेंट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और उनको मिलाकर सॉल्यूशन बनाना है, इसी से ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है। इसमें हम लोग जो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं अपना सॉल्यूशन चैप्टर में, ये फर्स्ट पार्ट हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चैप्टर का एक्चुअल में शुरुआत ही यहीं से होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है ना, कंसंट्रेशन का एक सीधा सा मीनिंग होता है कि बाबू कंसंट्रेशन हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी को। ठीक है, अगर तुम लोग को लिखा हुआ ज्यादा छोटा दिख रहा है तो बोलना, बड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक है, एक बार जरा, बच्चा लोग ज्वाइन किया है, चलो ठीक है, बहुत बच्चा ज्वाइन किया है। फिर भी सारा बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, बहुत लोग रिकॉर्डेड के भरोसे रहता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का जो मीनिंग होता है ना बाबू, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्वांटिटी मतलब सर किसका क्वांटिटी? तो हम सॉल्यूशन में किसका क्वांटिटी देखेंगे? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट। क्लियर है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को ही हम लोग एक तरह से बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब ये जो क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपसे कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज पूछ दिया जाता है, कभी कभी इनके मास का या वॉल्यूम का परसेंटेज पूछा जाता है, कभी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हमारे पास कंसंट्रेशन का कुछ टाइप होता है। मतलब कंसंट्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पर यूनिट मास या फिर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब पर ग्राम में या पर एमएल में, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। समझ गए बात को ना? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब ये जो क्वांटिटी है ये तुमसे हम क्या बोले, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सर कौन कौन से तरीके से पूछा जा सकता है? तो ये क्वांटिटी तुमसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि तुमसे इस क्वांटिटी का, थोड़ा इसको अंदर खींच, लाइटिंग प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। हो सकता है कि तुमसे जो क्वांटिटी पूछा जाए वो मासेस का परसेंटेज पूछ दिया जाए। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास कंसंट्रेशन का कुछ टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में आपके पास जो सबसे पहला टर्म है उसको कहा जाता है मास परसेंटेज, जो दूसरा है उसको कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज, जो तीसरा है उसको हम लोग बोल देते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम लोग को मिल जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग को मिल जाता है
मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद हमको मिलता है मोलैलिटी, इसके बाद हमको मिलता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, वैसे देखो बहुत सारा है, कौन कौन सा है, पीपीएम है, इसके बाद पीपीबी है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग को डिस्कस वही करना है जो हम लोग को ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में जरूरत है। क्या है ना कि ये जितना भी टर्म तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये सारा का सारा टर्म 11 में भी था, याद है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब 11 क्लास में था। यहाँ जिसका आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ना, मतलब पढ़ाएंगे हम सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो जरूरत तुमको किसका है पता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनका सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक का। नॉर्मेलिटी का भी है, बहुत ज्यादा नहीं है बट है। और मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। अब मास और वॉल्यूम परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता रहेगा ना, तो न्यूमेरिकल में कभी कभी वैल्यू जो है वो परसेंटेज बाय मास के टर्म में या परसेंटेज बाय वॉल्यूम के टर्म में दे देता है, तो वहां तुमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें से एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग मास परसेंटेज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज अरेंजमेंट जो है वो मेरा फोन के कैमरा का ढंग से नहीं हो पाया है, तो बोर्ड थोड़ा कम जगह में ज्यादा भर गया, तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम अब की बार से थोड़ा फ्रेश चलते हैं। ठीक है, अविक, सुशांत, एजे, और कौन कौन ज्वाइन है, अनीता, अंकिता, सुजल, रोहन, चलो अच्छा बात है बाबू, कंटिन्यू ज्वाइन करो। ठीक है, आज का क्रैश कोर्स का ये पहला क्लास, तो आज डेमो के तौर पे सारे बच्चों को फैसिलिटी से ज्वाइन करने का, लेकिन ये फैसला थोड़ा लास्ट टाइम में हुआ, तो इस वजह से इसका नोटिफिकेशन सबके तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो मतलब अभी ये 2-3 क्लास तक हम ऐसा करेंगे कि सारा का सारा बच्चा ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, नोट करो, नोट हो जाए तो बोलना। हो गया? चलो तुम लोग का हो गया बाबू। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग कुछ येस नो, कुछ हाँ ना लिखो, जरा पता चले कि हाँ भाई बच्चा सिर्फ इधर ही नहीं बैठा है, उधर भी बैठा है। हाँ? अच्छा अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक, लिख लो। माइक्रोफोन वगैरह ऑन करने का भी फैसिलिटी है अभी, हम सबको ऑफ करके रखे हैं, तो मतलब ऐसे टू वे बातचीत कर सकते हैं, तुम बोलोगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे तुम सुनोगे, लेकिन उसमें दिक्कत होता है, ज्यादा बच्चा रहता है, इको क्रिएट होता है, सब फिर अच्छा नहीं लगता। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या, पहला टॉपिक इसमें जो स्टार्ट करेंगे, वो पहला टॉपिक हमारा होगा मास परसेंटेज। ठीक है, हम लोग पहले इसमें मास परसेंटेज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो मास परसेंटेज टर्म होता है ना बाबू, मास परसेंटेज को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको हम लोग परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई वेट, ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है। मास परसेंट का देखो सिंपल सा मीनिंग होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का हम कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, ए का जो मास है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं डब्ल्यू ए ग्राम, बी का जो मास है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, डब्ल्यू बी ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या है कि ए और बी के मास का परसेंटेज निकालना है। अब ए और बी के मास का जो परसेंटेज है, ये बड़ा सिंपल सा चीज है,
कि हम लोग नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब नॉर्मल जो परसेंटेज निकालना होता है किसी भी चीज का, जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम में नंबर आया, उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तुम क्रैश कोर्स में पढ़ के 95% ले, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना जितना आ रहा है उसको बाई टोटल इंटू 100, सिंपल सी बात है। बस इसी तरीके से हम लोग करते हैं हम, कि हमारे पास ए और बी है। अब मान लो कि हमको मास परसेंट ऑफ ए निकालना है, मास परसेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो मास परसेंट ऑफ ए तुमको निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, जिसका निकालना है मतलब ए का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू क्या कर देंगे 100, सिंपल, क्लियर है। इसी तरह से अगर हमको मास परसेंट ऑफ बी निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, हो गया, क्लियर है ना। तो ऐसे सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, या फिर हमको एक का पता है तो 100 से माइनस करेंगे, दूसरा का निकल जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो कुछ भी हो 100 का ही ना होना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर लैंग्वेज वाइज लिखना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई, नीचे हम क्या रख देंगे, नीचे रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे 100, समझ गया। तो ये सिंपली मास परसेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इसका मतलब हम जो बोल रहे थे कि मतलब इसका मीनिंग सीखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, ठीक है, वो हम तुमको बताते हैं, लेकिन इसके साथ एक और टर्म समझ लो छोटा सा तब। और वो टर्म कौन सा है, तो एग्जैक्टली इसी के जैसा जो हमारा दूसरा टर्म है, वो है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो कुछ खास नहीं, मान लो कि हमारे पास यहां भी कंपोनेंट ए और बी है, तो जैसे हम ए का मास डब्ल्यू ए ग्राम और बी का मास डब्ल्यू बी ग्राम लिए, वैसे हम ए का वॉल्यूम ले लेंगे भी ए, और बी का वॉल्यूम ले लेंगे भी बी। बस फर्क ये होगा कि ये एमएल में होगा, ये ग्राम में था, ये एमएल में होगा, और क्या, ठीक है। अब मान लो कि हमको वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे हम डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी किए, ठीक है, एग्जैक्टली इसी के जैसा अगर हमको करना हो तो हम क्या करेंगे, वी ए बाई वी ए प्लस वी बी इंटू 100। सिमिलरली अगर हमको वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, वी बी बाई वी ए प्लस वी बी इंटू 100। मतलब अगर हमको इसको लैंग्वेज वाइज थोड़ा एक लाइन में, मतलब ऐसे दोनों के लिए कॉमन लिखना हो, तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ गए बात को, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सर फॉर्मूला बिल्कुल एक ही जैसा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ खास नहीं सर, ये मास है ये वॉल्यूम है, ये ग्राम में ले रहे हैं वो एमएल में ले रहे हैं। देखो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पर हम लोग इससे रिलेटेड एकदम फोकस करेंगे, लेकिन हम जो बोल रहे थे कि इसका मतलब समझ के चलना जरूरी होगा। जैसे आगे चल के हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी या रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, जैसे क्या है क्रैश कोर्स में है आप लोग, तो आप लोग ये सब टर्म पहले सुने होंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि क्रैश कोर्स में वैसा बच्चा नहीं आता है जो अपना जिंदगी में पढ़ाई का शुरुआत आज से कर रहा हो, इसमें पहले से बच्चा पढ़ा होता है, पता होता है, सुना होता है, भले पता नहीं होता सुना होता है। तो जो हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, ये सब जो टर्म आगे चल के मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत कुछ मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है ना, कि तुमको न्यूमेरिकल में ऐसे दे दिया जाएगा कि 20% बाय मास ऑफ HCl, ऐसा टर्म यूज कर देगा, 49% बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज यूजिंग इन सॉल्यूशन, ऐसा ऐसा टर्म यूज कर देगा। तो वो परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब तुमको पता होना चाहिए। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि तुमको ऐसे बोला गया कि तुम्हारे पास कुछ है और वो कितना है,
तो तुम्हारे पास है 30% बाई मास ऑफ एक्वस HCl, ठीक है। तुम्हारे पास है 30% बाई मास ऑफ एक्वस HCl। अब सर ये 30% बाई मास ऑफ एक्वस HCl जो है इसका मतलब हम क्या समझें? तो इसका मतलब ये समझें कि ये बोला जा रहा परसेंटेज बाई मास। कहीं भी ध्यान रखना, अगर परसेंटेज बाई मास टर्म यूज कर दिया गया तो इसका ये मतलब हो गया कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, ठीक है। परसेंटेज बाई मास दैट मींस कि टोटल सॉल्यूशन कितने का है, 100 ग्राम का है। और अगर कहीं परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोला गया तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ml का है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लीजिए आप मोलैरिटी वगैरह निकाल रहे हैं, आपको परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे दिया गया, उसमें बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जरूरत होता है मोलैरिटी में, ठीक। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम टोटल कितना लें, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोला गया, दैट मींस कि टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है कि 100 ml हो गया, ठीक है। तो तुमको 30% बाई मास अगर बोला गया तो इसका एक मीनिंग फिक्स हो गया कि जो टोटल सॉल्यूशन है, मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, वो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो बाबू जाहिर सी बात है कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया और उस 100 ग्राम में 30% बाई मास ऑफ एक्वस HCl, एक्वस HCl मतलब HCl जो है वो एक्वस में है, वाटर में है, 30% बाई मास ऑफ HCl है तुम्हारे पास, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि जो HCl का मास है वो कितना ग्राम हो गया, 30 ग्राम। 100 का 30% तो 30 ही ना होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो दूसरा कंपोनेंट है, मतलब कि जो मास ऑफ वाटर है तुम्हारे पास, ठीक है, नीचे ज्यादा नहीं दिख रहा, तो जो मास ऑफ वाटर है तुम्हारे पास, वो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 70 ग्राम। तो जैसे ही परसेंटेज बाई मास तुम्हारे दिमाग में आया ना, मतलब तुम्हारे सामने नजर आया ना, तुम समझ जाना कि परसेंटेज बाई मास का मतलब है कि जितना परसेंट बाई मास बोला गया, जितना परसेंट बाई मास बोला गया उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली सॉल्वेंट तो पता चल ही जाएगा ना। जैसे मान लो तुमको ऐसे बोला गया, तुमसे बोला गया कि तुम्हारे पास 46% बाई वॉल्यूम ऑफ, जरूरी नहीं कि बाई वॉल्यूम लिखा जाए, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए, मतलब बाई मास जो लिखे हैं ना, इसको परसेंट W/W देके लिख सकता है। तो तुमसे बोला गया 46% बाई वॉल्यूम ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब 46% बाई वॉल्यूम ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड का मतलब आप क्या समझते हैं? हाँ, आप लोग ही बता सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो 46% बाई वॉल्यूम का मतलब सीधा सा हो गया कि 46% बाई वॉल्यूम है, मतलब 46 ml है, ठीक है। और टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, मतलब सॉल्वेंट निकालना होगा तो 100 माइनस 46 कर देंगे। सिंपल है ना। मतलब इसमें तुमको वॉल्यूम ऑफ HNO3 का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 कितना हो गया, 46 ml, ठीक है। मतलब कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो तो फिक्स है कि वो कितना हो गया, 100 ml। तो जो तुम्हारे पास भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो तुम्हारा हो गया 100 माइनस 46, ये तुम्हारा हो गया 54 ml। समझ गए बात को? क्लियर है बाबू? तुम लोग को बताना, देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहना। तो परसेंट बाई मास दैट मीन्स कि जितना परसेंटेज बाई मास है उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई वॉल्यूम दैट मीन्स कि जितना परसेंटेज बाई वॉल्यूम है उतना ml इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ गए बात को? ठीक है। बोलो, अगर तुमको मान लो कि तुमको 39% बाई मास ऑफ बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, 39% बाई मास ऑफ बेंजीन, तो हम कितना बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं, 39 ग्राम। दैट मीन्स कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो ये सिंपल सा बात है। ट्वेल्थ क्लास में ये सब टर्म इसीलिए दिया हुआ है, ट्वेल्थ क्लास में आपको ये इसलिए नहीं दिया हुआ है कि आपको दे दिया कि 35% अल्कोहल है, 15% वाटर है, मास परसेंट निकालिए, इसलिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, वो 11th के बेसिस का क्वेश्चन है। ट्वेल्थ में अगर ये चीज दिया हुआ है पढ़ने के लिए तो वो इसीलिए दिया हुआ है कि जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाएं और ये टर्म मिले तो आप वहां पे गलती ना करें। समझ गए बात को? तो ये केस हमारे पास, तो मास और वॉल्यूम परसेंट क्लियर हो गया। नोट करो फिर तीसरे, वैसे नोट करने से पहले स्पेस है हमारे पास, अगर हम तीसरे नंबर का यहां पर बात कर ही ले, दिख तो रहा ही उसमें, हाँ स्पेस है, कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होगा?
तो बाबू मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब भी यही होगा जो इनका होगा। मतलब देखो, परसेंट डब्ल्यू बाई भी, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, तीनों में डिफरेंस क्या है? तुम लोग कुछ बोला करो बाबू, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोला कीजिए कि यस नो, कुछ बताया कीजिए कि हाँ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सब कुछ, ठीक है ना? सामने चैट पड़ा हुआ है ना, कुछ क्लियर हो तो भी बोलो, क्लियर हो तो भी बोलो, ठीक है? मास परसेंट में परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वॉल्यूम परसेंट में परसेंट भी बाई भी, मास बाई वॉल्यूम परसेंट में परसेंट डब्ल्यू बाई भी। इसमें ऊपर सॉल्यूट का मास लिए, नीचे सॉल्यूशन का मास लिए। इसमें ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम लिए, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिए, ठीक है? इसमें हम ऊपर W है ना, तो सॉल्यूट का लेंगे मास, और नीचे भी है तो नीचे हम लोग सब लेते आए हैं क्या, सॉल्यूशन। तो ऊपर में W है तो सॉल्यूट का मास लेंगे, और नीचे में भी है तो सॉल्यूशन का हम क्या लेंगे, वॉल्यूम इंटू 100। यही होता है, समझे बात को? मतलब जब मास W बाई डब्ल्यू है तो वो मास बाई मास है, ऊपर में सॉल्यूट का मास लेंगे, नीचे सॉल्यूशन का मास। भी बाई भी है, ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। W बाई भी है, ऊपर में सॉल्यूट का मास लेंगे और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। मतलब तुमको अगर ऐसे बोला गया कि 30% बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिया, ठीक है, ऐसा बोला गया 30% बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिया, परसेंट बाई मास बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया, ठीक है? अब तुमको इसका मतलब निकालना है। यहां तुमको जब 30% बाई मास ऑफ एक्वस HCl बोला गया तो सिर्फ बाई मास था, तो आपने कहा सर 30 ग्राम इन 100 ग्राम। यहां परसेंट बाई वॉल्यूम बोला गया, 46% बाई वॉल्यूम, तो आप बोले कि सर 46% बाई वॉल्यूम मतलब 46 ml इन 100 ml। अब यहां तुमसे बोला गया 30% मास बाई वॉल्यूम, ठीक है? तो 30% मास बाई वॉल्यूम मतलब कि मास ऑफ यूरिया कितना हो गया, 30 ml या ग्राम, ग्राम। समझ गए बात को? और नीचे वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, 100 ml। समझे? मतलब हमारे पास ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे पास 100 ml वाटर है, उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि चीनी जो लिए सॉलिड था, वो मास था। पानी में डाले तो पानी क्या था, लिक्विड था, तो वो वॉल्यूम था। तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो मास बाई वॉल्यूम के हिसाब से होगा। अब हम दूध में पानी मिला रहे हैं, तो दूध में पानी मिला रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से होगा। समझे बात को ना? अब हम मास में मास मिला रहे हैं, कुछ कोई वैसा कंपोनेंट ले लिए जिसको आपस में हम एक दूसरे में मिला रहे हैं, हम चीनी नमक ले लिए, कुछ भी आपस में मिला रहे हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा दोनों का मास ले रहे हैं तो वो मास बाई मास से होगा। ये तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिजिकल स्टेट लेके चल रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। समझ गए बात को? तो अगर आपको कहीं परसेंट मास बाई वॉल्यूम मिला तो परसेंट मास बाई वॉल्यूम का मतलब होगा कि जितना परसेंट दिया हुआ है उतना ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ गए? डिफरेंस तीनों में क्लियर है? बोलो तुम लोग, बाबू बोलो जरा, ऐसे बाबू सोना बोल के बोलवाना पड़ेगा। हाँ देखो, तो एक बार फिर से ध्यान में रख लो, ये अब भी दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? अब भी ये याद हो जाना चाहिए, इसको बाद में रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए सब। वैसे घर पे जाके आपको सेम डे में एक बार रिवीजन कर ही लेना है, ठीक है? आप ऑलरेडी रिवीजन के टाइम में पढ़ रहे हैं, समझे? ये रिवीजन का समय है, इस समय आप कोर्स स्टार्ट किए, तो फिर से आप सोचिएगा कि दोबारा अब इसका रिवीजन क्लास में वो सोच के नहीं चलना है, ठीक है? वो आपको घर पे जाकर रिवीजन कर लेना। कोई डाउट हो तो अगले क्लास आए तो पूछ लें, बात खत्म, ठीक है? और आप लोग कोई डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं, बहुत सारा साधन है, व्हाट्सएप नंबर सबके पास अवेलेबल है। देखो, हाँ, तो एक बार फिर से जरा रिवीजन कर ले हम लोग बाबू, सब लोग साथ में, ठीक है? कि अगर हमको मिला परसेंट बाई मास, सॉल्यूट का भी मास लेंगे, सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। अगर हमको मिला परसेंट बाई वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे। लेकिन अगर हमको मिला परसेंट मास बाई वॉल्यूम, तो सॉल्यूट का मास लेंगे लेकिन सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। ये क्लियर है? ठीक है, थोड़ा स्टैंड हटा के बैठेंगे बाबू, नहीं तो नींद आने लगेगा। समझ गया ना? तो इसको नोट कीजिए।
कम से कम इधर उधर इंटरनेट का बर्बादी करता था, रील्स वील्स देख के, उससे बढ़िया है ना तो लाइव ज्वाइन कर लेगा। बता दें। अब जो थोड़ा लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बस वही बात है, अदरवाइज क्लास लाइव जो चलता मेरा पूरा स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में एक स्मार्ट बोर्ड भी लगा लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई स्मार्ट होना चाहिए। बोर्ड स्मार्ट ही रहे, पढ़ाई स्मार्ट ना हो तो क्या फायदा। देखो, मास बाई वॉल्यूम परसेंट के बाद नेक्स्ट जो है, अब जहां से थोड़ा न्यूमेरिकल भी बनाना चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। इन सब के न्यूमेरिकल का आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल हम बोले ना, ये सब हम मेन बता रहे हैं इसके लिए, आगे चल के मिलेगा तो इसका न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। आना नहीं है इससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में, बट फिर भी क्लियर होगा, क्योंकि आएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना टॉपिक इससे रिलेटेड, और ये सब से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। यहां से थोड़ा फोकस करके आपको चलना पड़ेगा। ये भी 11th का, ऐसा बात नहीं है कि ये 12th का प्योर है, बट बात ऐसा है कि यहाँ थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन तुमको दे दिया जाता है। देखो, मोल फ्रैक्शन जो है ना, नाम ही है मोल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन टर्म यूज किया गया। तो फ्रैक्शन टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो, अनुपात, सिंपल सी बात, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। तो ये है क्या? तो ये सिंपल है, ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मतलब सर, मतलब बात ऐसा है ना कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी टर्म हम बार बार यूज करेंगे, बच्चों ध्यान रखना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है, बाइनरी मतलब वैसा सॉल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्यूशन, ठीक है। ज्यादा होता है, तीन होता है टर्नरी होता है, चार होता है क्वाटरनरी होता है, उन सब का फिलहाल हम लोग को जरूरत नहीं है, बाइनरी का जरूरत है। तो मान लो कि हमारे पास ए और बी है, हम ए का नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं एन ए, और बी का नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं एन बी। और सपोज कि हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो। किसका रेशियो होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स का। थोड़ा और डिटेल में अगर लिखा जाए, हम इसको लिख ही देते हैं डिटेल में, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ये तो हो ही गया होगा अब तक। जिसका डिटेल का जरूरत होगा उसको डिटेल में लेते हुए चलना पड़ेगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। किसी एक कंपोनेंट का रेशियो सारे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। मतलब सर, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ए और बी है, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो हम बोल रहे हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन मतलब जिसका निकालना है, तो उसको हम रख देंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब नीचे हम रखेंगे एन ए प्लस एन बी। देखो, एक सिंपल सा बात है ना कि जो परसेंटेज था, अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग, परसेंटेज था, परसेंटेज में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, वी ए बाई वी ए प्लस वी बी, ठीक है। बात है कि जो परसेंटेज होता है, ये तुम्हारा पूरा 100 का होता है, परसेंटेज 100 का होता है, लेकिन रेशियो का जो सम टोटल होता है वो 1 होता है। जितना भी रेशियो आएगा जोड़िएगा तो 1 के इक्वल आएगा, इसलिए रेशियो कभी भी आता है कैलकुलेट करने पे पॉइंट में आता है, 1 से बिलो आता है, ठीक है। तो रेशियो का सम टोटल 1 होता है, तो बस वही तुमको उसी से रिलेट करके याद रखना है कि वो 100 था, इसलिए वो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 था, ठीक है। ये रेशियो है तो इंटू 100 नहीं, इंटू 1 है, तो इंटू 1 मतलब 1 क्या लिखना है हमको, समझ गया। तो इसलिए हमको बस लिख देना है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है।
Na क्या है सर? तो Na जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है। और बाबू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में जरा हम लोग इस फॉर्मूला को लिखें तो लिख सकते हैं WA/MA, ठीक है। इससे हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और उस नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालते हैं, उसी को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। जैसे हम ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए, हम चाहे तो बी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो हम यहाँ ए का निकाल रहे थे तो ए को ऊपर रखे थे, हम बी का कैलकुलेट करें तो बी को ऊपर रखेंगे, NB/Na प्लस NB। क्लियर है? परसेंटेज के केस में अगर हमको एक का परसेंटेज पता हो, जैसे हम लोग बोले 30% बाई मास, तो हम बोले अच्छा 30 ग्राम 30%, तो अगर एक 30% था तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या 70% था। अगर एक 50% है तो दूसरा भी क्या है 50% है, क्योंकि परसेंटेज का सम टोटल होता है 100। तो यहां भी हमको अगर मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकालना हो, जैसे भी हम एक क्वेश्चन निकालेंगे बताएंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमको दोनों कंपोनेंट का निकालना हो तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बारी बारी से निकालने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का सम टोटल 100 होता है, तो नंबर ऑफ क्या बोलते सॉरी मोल फ्रैक्शन के रेशियो का ये रेशियो है, तो मोल फ्रैक्शन का सम टोटल 1 होता है, 1 से माइनस कर देंगे निकल जाएगा। मतलब ये ना कि ध्यान में ये रखना पड़ेगा तुमको कि XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, हमको XA पता है और XB निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस XA, सिंपल, हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन दूसरे का। समझ गए बात को? जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो, वैसे हम फिलहाल छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका भी आपको जरूरत पता है कहाँ है, थोड़ा डीपली इसलिए चलना पड़ रहा ना कि एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, एक नहीं दो है, एक है हेनरी लॉ और एक है रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ में भी फॉर्मूला आता है P इक्वल टू KH(x), x मतलब मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ में फॉर्मूला आता है PA इक्वल टू PA0 इंटू XA, x मतलब मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने नहीं आएगा तो ना आप हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल बना पाइएगा और ना ही आप रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल बना पाइएगा। इस वजह से उन तीनों के मुकाबले, जो अभी इसके पहले पढ़ रहे थे परसेंटेज वाला, उनके मुकाबले इसको जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, वो जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में तुमको दे दिया गया कुछ ऐसे कि सपोज तुमको, हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई, ताकि अभी बस समझा सके। और एक बात हम और बता दें कि आप लोग जो लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, उनको सिर्फ ऑफलाइन का फी देना है। और ऑनलाइन भी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, इसी बैच में आप बैच को ओपन करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ लाइव क्लास का ही नहीं, ऊपर में आपको असाइनमेंट मिलता होगा और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता होगा, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन होगा असाइनमेंट का, DPP का, तो उसमें प्रॉपर तरीके से DPP और असाइनमेंट भी हम डालेंगे, ठीक है, ताकि मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन भी जो है ना वो साथ ही साथ तुम करते ही चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी पैटर्न का एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में आना है। वो बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड तो दोनों है, अरे स्टेट बोर्ड और CBSE का अलग अलग PDF हम डाल दिया करेंगे, उसको लेके खुद से बनाना है, जो प्रॉब्लम हो जो डाउट हो हमसे पूछना है, सिंपल है, ठीक है। तुम लोग को प्रिंट आउट दे देंगे, बना लेना। तो जैसे क्वेश्चन सपोज कि हम लेते हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास, ज्यादा ऊपर लिख देगा नहीं, ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 है सपोज, इन 49 ग्राम H2SO4 इन 90 ग्राम वाटर, ठीक है, 90 ग्राम वाटर। और तुमसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए। थोड़ा हम जानबूझ कर डेटा छोटा लिए हैं, वैसा लिए हैं ताकि आसानी से कैलकुलेट एक बार फॉर्मूला क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। तो तुमको 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया और 90 ग्राम वाटर, दैट मीन्स तुमको गिवन है मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है।
मान लो बोतल में पानी भरा हुआ है, तराजू पे रखते हैं, तो नोट रिस्पॉन्डिंग थोड़ी लिखेगा, तोल के बताएगा कितना ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। लिक्विड को भी हम लोग ग्राम में तौल सकते हैं, एमएल जहां जरूरत पड़ेगा वहां एमएल में लेंगे, लेकिन यहाँ हमको मास से मतलब है। तो कोई भी लिक्विड को अगर हम मेजर करते हैं, उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर मतलब तराजू पे रखते हैं, तो उसका मास तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो मान लो सल्फ्यूरिक एसिड 49 ग्राम है, वाटर हमारे पास 90 ग्राम है। हमको पहले क्या निकालना है? तो बात ऐसा है कि डायरेक्ट हम मोल फ्रैक्शन कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। डायरेक्ट तो मोल फ्रैक्शन तब निकालते हैं ना जब नंबर ऑफ मोल्स पता रहता है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास, मोलिकुलर मास। आप मोलिकुलर मास निकाल लीजिए दोनों का साइड में। सही बात है, 98 और 18। मोलिकुलर मास होता है सम टोटल, सबका मास जोड़ दो, 2 प्लस 32 प्लस 64, 2 प्लस 32 और 16 इंटू 4, 64, ये आ गया 98, और यहां जोड़ोगे तो ये 2 प्लस 16, 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जब आप निकालेंगे, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 49, मॉलिक्यूलर मास इज 98, 1/2, दैट मीन्स की 0.5 मोल, ये आ गया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब आप कैलकुलेट करेंगे बाबू, तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 90, मॉलिक्यूलर मास इज 18, दैट मीन्स कि आ गया कितना? 5 मोल। समझ गया? अब क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब यहां तो ए और बी लेकर चले हैं, यहाँ ए और बी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और H2O है, किसी का निकाल लो, चलो निकालते H2SO4 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na बाई Na प्लस NB, मतलब Na मान लो सल्फ्यूरिक एसिड को, डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। ए और बी ले लिए वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड को। क्लियर है कि नहीं? और बाबू तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना? बताना, ठीक है, एक एक नजर बीच में डालते रहे, हाँ ठीक है, बताना बताना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कहाँ? अच्छा यहाँ है, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 5, मतलब 0.5 बाई 5.5, पॉइंट पॉइंट कट गया, 1/11, 5 से 55 11 बार में कट जाएगा, 1/11। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट देके जीरो बैठाएंगे तब भी नहीं लगेगा, जीरो देके जीरो बैठाएंगे तो 9 टाइम्स में लग जाएगा, 99, तो आ गया 0.09, ठीक है। ये किसका मोल फ्रैक्शन आया? सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच बोला गया, प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन बोला गया। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस 0.09। अब दोबारा इतना थोड़ी करने जाएंगे, मोल फ्रैक्शन का सम टोटल 1 के इक्वल होता है, तो एक का पता है तो दूसरा को 1 से माइनस कर देंगे, और क्या। तो 0.09 था, ये आ गया हमारा 0.91। समझ गए? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? हाँ, क्योंकि ये रेशियो, ऊपर भी मोल है नीचे ही मोल है, बात सही है, और रेशियो है, रेशियो अनुपात होता है, रेशियो का वैसे भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज रेशियो। कई बार तो तुम्हारे जैकबोर्ड वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज यूनिटलेस, पर 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक। तो ध्यान में रखना पड़ता है कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास 4th नंबर टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स का। लिखिए इसको, नोट कीजिए। अच्छा, एनबी कैसे निकालें फिर से समझा दें। एनबी 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 कहां गया? एनए एनबी ना, एनबी मतलब बाबू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास था 49 और मॉलिक्यूलर मास जब निकालें तो आया 98, ठीक है।
तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास 1/2 मतलब 0.5 मोल। और दूसरा यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, मान लो H2O को ही बी माने हैं, ठीक है। तो ये बाबू W/M, यहां भी गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपको दिया हुआ है कितना 90, और मॉलिक्यूलर मास आपको कितना 18। जब जोड़ेंगे दो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 हो गया 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 + 2 18, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे 90/18 5 आ गया। अगर एन बी मतलब एक्स भी समझ रहे हो तो बस ये ए का निकालें 0.9, तो बी का 1 से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक उतना ही आएगा। क्लियर हुआ कैसे निकालेना? गिवन मास वही मॉलिक्यूलर मास है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखो जैसे क्या है कि हम लोग जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो देखे थे, वो क्या देखे थे, मोल फ्रैक्शन के पहले मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। तो हम बोल रहे थे ना कि मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट का भी तुम्हारा आगे चल के टॉपिक में यूज आ जाएगा। जो हम समझाएं अभी परसेंटेज बाय मास को कितना क्या समझेंगे, वो परसेंटेज बाय मास का टर्म देके तुमसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है ये समझो, उस टॉपिक को अभी क्लियर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये मिटाते हैं, इधर का मिटाएं, इधर का हो गया। जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 39% बाय मास ऑफ बेंजीन इन CCl4। देखो क्वेश्चन कैसे दिया गया, तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 39% बाय मास ऑफ बेंजीन इन CCl4। इस तरह का क्वेश्चन 12th में आता है, मतलब ये उम्मीद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 39% बाय मास ऑफ बेंजीन है, और वो किस में है बेंजीन? CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। अब तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है क्या? तो सर हम लोग को चाहिए होता है वो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? तो उसके लिए चाहिए होता है मास, गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे इससे, मॉलिक्यूल को देख के कुछ एटम का मॉलिक्यूलर मास याद रखना पड़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन पहले मास निकाला जाए तब ना, मतलब पहले हमको क्या चाहिए? पहले डब्ल्यू चाहिए, ठीक है। फिर हमको एम चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तब ना हम लोग एन निकालेंगे, और एन निकालेंगे तब ना एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज ऐसा है जो क्वेश्चन से तुरंत पता चल जाता है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास। वो तो मॉलिक्यूल के मास को जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पता नहीं भी चलेगा, वो क्या है? गिवन मास। अब गिवन मास में तुमको क्या दिया हुआ है? तो गिवन मास में तुमको दिया हुआ है 39% बाई मास, मतलब परसेंट बाई मास। किसका? बेंजीन, मतलब C6H6। और ये किसमें है? बेंजीन किसके साथ है? CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। क्लियर हो रहा ना? तो 39% बाई मास ऑफ बेंजीन इन CCl। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो थोड़ा देर पहले हम लोग समझे थे कि जितना परसेंट बाई मास मतलब कि उतना ग्राम। समझे थे ना हम लोग थोड़ा देर पहले। तो 39% बाई मास ऑफ बेंजीन का मतलब क्या हो गया कि तुमको मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है? 39 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। तो हमको यहाँ सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, हमको यहाँ सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का जरूरत है। तो मास ऑफ CCl4 कितना हो गया? 100 माइनस 39। तो 100 माइनस 39, दैट मीन्स कि ये कितना आ गया? 61 ग्राम। मिल गया मास दोनों का। तो वहां जो हम लोग बात किए थे, तो उसका यूज कैसे होगा समझ में आ रहा ना?
अगर आपको यहीं पर ये चीज मास में ना दे करके बोल दिया जाता कि 39% बाय वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इन CCl4 है, ठीक है, हालांकि उससे मोल फ्रैक्शन नहीं निकलता क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मास चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको वैसा बोला जाता कि 39% बाय वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इन CCl4 है, तो अभी हम जो 39 ग्राम लिए हैं मास ऑफ बेंजीन, वो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन लिए होते कितना, 39 ml, और CCl4 का वॉल्यूम लिए होते 61 ml। समझे बात को? तो वहां जो मास और वॉल्यूम परसेंट हम लोग पढ़े ना, वो यही सब दिन के लिए पढ़े, ठीक है। कि न्यूमेरिकल में तुमको उसी टर्म में दिया जाएगा, वो 11 क्लास के जैसा बच्चा वाला टर्म में नहीं दिया जाएगा। तो ये देखो, अब इसका हमको मास मिल गया। अब मास मिल गया तो हमको मतलब गिवन मास मिल गया, मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ C6H6, 6 कार्बन का हो जाएगा कितना, 72, 12 होता है एक का, 72 हो गया, और 6 हाइड्रोजन का 6, दैट मीन्स की मोलिकुलर मास आ गया 78। इसका भी निकाल लें, एक मोलिकुलर मास ऑफ CCl4, तो एक कार्बन का हो गया 12, और 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का होता 35.5, तो 4 का हो जाएगा कितना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 70 हो गया, इधर 2 का 140, 2 142, 142 हो जाएगा इसका, ठीक है। 142 प्लस 12, 142 प्लस 12, 142 प्लस 12, 154, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, C6H6 का, सॉरी CCl4 का। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको मिल गया गिवन मास बेंजीन का, गिवन मास CCl4 का, मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का, मॉलिक्यूलर मास CCl4 का। अब निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, बेंजीन। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक। गिवन मास कितना है बेंजीन का, 39, सही बात है। मॉलिक्यूलर मास है 78। अच्छा, ये तो 2 बार में कट गया, ये तो बड़ा आसानी से आ गया 0.5। लेकिन यहां थोड़ा प्रॉब्लम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 में, क्योंकि गिवन मास है कितना 61, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 154। अब एक बार इसको डिवाइड करके देख लेना जरा कितना आ रहा, समझ गए बात को? तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका मिला, बेंजीन का। यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स किसका मिलेगा, ये 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 तो कट जाएगा तुम्हारा, वही 0.4 कुछ आएगा, एक बार देख लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया CCl4 का, समझ गए बात को? अब क्या करना है, अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन, अब आगे का काम तो आसान है। अब आगे का काम हमारा आसान है, कैसे सर, मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, Na बाई Na प्लस Nb, रख देंगे ये वैल्यू। अब ये एक बार जरा कंफर्म हो जाता कि ये आ कितना रहा है, तो हम लोग इसको अभी निकाल ही लेते हैं, एकदम लगे हाँ। तो अगर हम 416 हो गया 20 एंड 121, 4 0.39 आ रहा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, 0.39 मतलब 0.4 हम लिए थे, कोई गलत नहीं लिए थे क्या, 0.39 को 0.4 तो ले ही सकते हैं, चलो बढ़िया बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.4, क्या ठीक है, तो हो गया कितना 0.5 बाई 0.9, मतलब कि अगर हम पॉइंट और पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट देके अगर यहाँ 0 भी देते हैं, तो 5 बार में हमारा 45 लगेगा, 45, फिर 5 बजेगा, वही आएगा 0.55 आते चला जाएगा, समझ गए बात को? तो 0.55 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालना चाहें, क्या करें बताओ, 1 से माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 माइनस 0.55, दैट मीन्स कि 0. ठीक है। तो जो कैलकुलेशन है आपका, कैलकुलेशन ये थोड़ा अब आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय लेंगे, लेकिन प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे।
तो प्रोसेस क्लियर होने में दो तीन बात ध्यान रखना है। एग्जाम देखो, ये सब ऐसा समझो तुम एग्जाम में बैठे हो तब तुम ये अच्छे समझ पाओगे कि तुमको वैल्यू दिया गया परसेंटेज बाई मास में, पहले उस परसेंटेज बाई मास वाले वैल्यू से तुमको क्या करना है, तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकालना है। ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकल गया तो उसके बाद तुरंत क्या कर लेना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल लेना है। ठीक है, जब मास और मोलर मास निकल गया तो आपका काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से क्या निकालेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकला, फिर मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो आगे का प्रोसेस लंबा जाएगा, समय लगेगा थोड़ा, 5 मिनट समय लग सकता है, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट समय लग सकता है, लेकिन बन जाएगा। लेकिन बनेगा कब? कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। 39% बाई मास दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है तब। अब हमको सिर्फ पता है कि गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, और वहां से गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने नहीं आ रहा तो कहां से निकाल पाएंगे? समझे बात को? तो ये थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक इस टाइप का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दी। इसको लिखो। ऑनलाइन पार्टी भी लिख लेना बाबू, अभी लिखो। बीच बीच में आवाज अगर नहीं जाए तो घबराने की बात नहीं है, नेटवर्क का समस्या नहीं है, हम माइक्रोफोन ऑफ करते हैं। बोलना बाबू तुम लोग का हो जाए तो, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। अविक, सुशांत, अभिजीत और सत्यम अटेंडेंस बना के निकल गया। सरकारी कॉलेज समझ लिया ना। हो गया, चलो अच्छा बात है, हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन तक का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। अच्छा, तबीयत खराब है, ओ ठीक ठीक, तो उसको आराम करने दो, रिकॉर्डिंग देख लेगा। मोल फ्रैक्शन तक का जो टॉपिक है ये हमारा क्लियर हो गया। मोल फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये तीनों को एक दिन में हम ले चलेंगे। आज थोड़ा सा जो टाइमिंग है, आज टाइमिंग मेरा क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा देर हो गया था, हो सकता है कि क्लास 12 बजे ही स्टार्ट हो पाए, मतलब पौने 12, 12 तक स्टार्ट हो पाए। शेड्यूल लाइव क्लास का हम मार देंगे, मतलब पहले सुबह में हम कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना बजे क्लास स्टार्ट हो रहा। थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे होगा। और क्या है कि ऑफलाइन में तो बच्चा लोग आता है 11:30 का टाइम है, तो वैसे भी 10-15 मिनट लेट होता है, तो उतना मैनेज ये लोग कर लेगा। तो तुम लोग को थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट होगा। आज का जो क्लास है थोड़ा हम कम रखते हैं। ठीक है, अब जब पहला क्लास है, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो अभी और ज्वाइन करने वाला है, कोई कोई कारण से नहीं ज्वाइन कर पाया, कोई ऑनलाइन में बहुत बच्चा ज्वाइन करने वाला है, कुछ बच्चा का बैंक सर्वर था प्रॉब्लम इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया, तो लोग करेगा। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे क्लास जो चलेगा वो 1.5 आवर्स मिनिमम चलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास होगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो फिजिक्स का टाइमिंग एमडब्ल्यूएफ में 10 बजे से है। ठीक है, बायो का टाइमिंग टीटीएस में 10 से 11 है। 10 से 11 बायो का टाइमिंग है, उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का टाइमिंग है, और जो फिजिक्स का बाबू पूछ रहा है वो कल 10 बजे टाइमिंग है। अगर टाइम को लेकर कोई इशू होगा तो एक बार सर से बात कर लिया जाएगा क्या करना, आज हम बात कर लेंगे, डिस्कस करके हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग मोलैरिटी से आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखना पड़ेगा। और एक बात लास्ट करते करते क्लास हम सबको बोल रहे हैं, तो बाबू अब भी जो पढ़ाएं एकदम घर पर जाके आज ही रिवीजन हो जाना चाहिए, ये बात एकदम ध्यान में रखना, ठीक है ना। रिवीजन के लिए आज का क्लास दूसरे दिन पे नहीं टालना है, आज का घर पे जाके आज ही रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक रिवीजन नहीं करना है तब तक एकदम सोना नहीं है रात में, रात में चाहे दिन में रिवीजन कर लेना। चलो ठीक है, आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास।